नमस्कार साथियों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। हम इस वीडियो से एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसमें आपको जानने को मिलेगा कि मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसके शासनकाल में भारत में क्या क्या हुआ था। साथियों, लॉर्ड मिंटो के बाद मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल हुआ था और मैं यहाँ आपको बता दूँ कि वॉरेन हेस्टिंग्स से यह अलग है। 14 अप्रैल सन 1813 को इंग्लिस्तान से चलकर 11 सितंबर सन 1813 को हेस्टिंग्स भारत पहुंचा था। गवर्नर जनरल के साथ साथ कंपनी के सेनाओं के कमांडर इन चीफ का पद भी हेस्टिंग्स को ही दिया गया था। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 3 अंग्रेज़ गवर्नर जनरलों ने हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ी साम्राज्य को विस्तार देकर उसकी नींवों को पक्का किया था, जिसमें पहला था मार्क्वेस वेलेस्ली, दूसरा मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स और तीसरा लॉर्ड डलहौजी। इन तीनों में मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स का समय एक तरह सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। इस समय से ही भारत के प्राचीन उद्योग धंधों को नष्ट करना और भारत के धन से इंग्लिस्तान के उद्योग धंधों को उन्नति देना अंग्रेज़ों की भारतीय नीति का एक विशेष अंग बन गया था। अंग्रेज़ों के भारत आने से हज़ारों साल पहले भारत के बने हुए कपड़े और दूसरा माल भारत के बने हुए हज़ारों जहाज़ों में लदकर चीन, जापान, लंका, ईरान, अरब, कंबोडिया, मिस्र, अफ्रीका, इटली, मेक्सिको आदि संसार के सब सभ्य देशों में जाकर बिकता था। अंग्रेज़ों के आने के कई सौ साल बाद तक भी उद्योग धंधों की निगाह से भारत संसार का सबसे अधिक उन्नत देश माना जाता था और ये सभी उद्योग धंधे गैर कृषि थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक जबकि हिंदुस्तान का बना हुआ तरह तरह का माल, विशेषकर हिंदुस्तान के बने हुए सुंदर कपड़े इंग्लिस्तान में जाकर बिकते थे और खूब पसंद किए जाते थे। इंग्लिस्तान के बने हुए कपड़े भारत में लाकर बेचने का अंग्रेज़ शायद स्वप्न में भी विचार नहीं कर सकते थे। सुप्रसिद्ध अंग्रेज़ इतिहासज्ञ लेकी लिखता है कि सन 1688 की अंग्रेज़ी राज्य क्रांति के पश्चात जब मलका मेरी अपने पति के साथ इंग्लिस्तान आई थी तो भारतवर्ष के रंगीन कपड़ों का शौक़ उनके साथ आया और तेज़ी के साथ हर श्रेणी के अंग्रेज़ों में फैलता गया। और आगे चलकर लेकी लिखता है कि 17वीं शताब्दी के अंत में बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान की सस्ती और नफीस कैलिको मलमल और छींटें इंग्लिस्तान में आती थी और इतनी पसंद की जाती थी कि इंग्लिस्तान के ऊनी और रेशमी कपड़ा बनाने वालों को उनसे बड़ा खतरा हो गया था। उस समय तक के भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय में प्रसिद्ध अंग्रेज़ इतिहासज्ञ डॉक्टर रॉबर्टसन सन 1817 में लिखता है कि हर युग में सोना और चांदी, विशेषकर चांदी, दूसरे मुल्कों से हिंदुस्तान में भेजी जाती थी, जिससे हिंदुस्तान को बहुत बड़ा लाभ था। पृथ्वी का कोई और भाग ऐसा नहीं है जहाँ के लोग अपने जीवन की आवश्यकताओं या अपने ऐशो आराम की चीज़ों के लिए दूसरे देशों पर इतना कम निर्भर हों। ईश्वर ने भारतवासियों को अत्यंत उपयुक्त जलवायु दी है, उनकी भूमि अत्यंत उपजाऊ है और इस पर वहाँ के लोग अत्यंत दक्ष कारीगर हैं। इन सब बातों के कारण हिंदुस्तानी अपनी समस्त इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। नतीजा यह है कि बाहरी संसार के साथ उनकी सदा एक ही ढंग की तिजारत होती रही है और उनके यहाँ के अद्भुत प्राकृतिक और हाथ के बने हुए माल के बदले में कीमती धातुएं उन्हें मिलती रही हैं। यही लेखक एक दूसरे स्थान पर लिखता है कि हज़रत ईसा के जन्म के समय से लेकर 19वीं सदी के शुरू तक भारत के साथ दूसरे देशों का व्यापार बराबर के इसी ढंग का बना रहा। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक इंग्लिस्तान के उद्योग धंधे भारत के मुकाबले में बहुत ही पिछड़े हुए थे। इंग्लिस्तान के जुलाहे और दूसरे कारीगर सुंदरता, मजबूती, सस्तेपन या निकासी किसी बात में भी अपने माल की तुलना भारतीय माल के साथ नहीं कर सकते थे। उस समय तक जो यूरोपीय व्यापारी भारत पहुँचे, उन सबका उद्देश्य केवल भारत का बना हुआ माल अपने देशों में ले जाना होता था। यही उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी का भी था। साथियों, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेज़ों ने इन उद्योग धंधों को किस तरह से नष्ट किया था। इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।